साथ ही करों में 1 रुपये लाने की लक्ष्य तय करने की बात यहां पे जरूर की है, लेकिन पी चिदंबरम ने कहा है कि अपने भाषण में कहा कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई काबू में है। और साथ ही साथ इस चुनावी बजट में यूपीए 2 का काफी सारा बयान किया। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए इस अहम मसले की जो चुनावी बजट है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद है दीपेश भक्तानी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जेपी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनका भी हम आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त दीपेश जी हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में। शुरुआत करता हूं मैं आपसे दीपेश जी, ये इक्वेशन जिस हिसाब से यहाँ पे आकलन, अगर हम मेन बिंदुओं के ऊपर अगर खाली इस पूरे बजट के ऊपर अगर गौर करें, तो कहने के लिए हमारा जो ये भारत देश है ये युवाओं का देश है, यानी 60% ऑफ मार्जिन जो है हमारे देश की ये युवा पीढ़ी है। सरकार ये कहती है कि अब तक 10 साल में उन्होंने 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, और ये दावा कर रही है कि आने वाले 10 सालों में लगभग वो 10 करोड़ नौकरी देंगे। तो अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बाद अगर इक्वेशन करें तो कहीं ना कहीं ये 0/0 ही आ रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए 10 साल जो यूपीए के पास रहा है, यूपीए 1 एंड 2 के पास, उसमें सिर्फ अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दी थी, तो मुझे लगता है कि इस देश में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं। और 1 करोड़ की जो नौकरियां दी गई थी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ग्लोबल स्लोडाउन था, लेकिन वो ग्लोबल स्लोडाउन में 2009 में और 2012 में और अभी हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पर देखा गया था, लेकिन काफ़ी बूम भी हुआ था। तो 1 करोड़ की जो नौकरियां खाली 10 साल में दी गई थी वो काफ़ी कम है। और अभी जो कह रहे हैं कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे आने वाले 10 साल में, मुझे लगता है वो सिर्फ वोटर्स को वो करने के लिए, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और सिर्फ 2015 के एंड तक है, मई तक का उनके पास टाइम है। तो इसलिए इन्होंने ये अनाउंस किया है कि हमें फिर और 10 साल मिलेंगे तो हम 10 करोड़ नौकरियां और जनरेट करेंगे। तो ये जो पिछले 10 सालों में नहीं किया गया, आई थिंक इसे कवर करने के लिए खाली कहा गया है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस आंसर से कि हम 10 करोड़ नौकरियां और जनरेट करेंगे। मुझे लगता है ये पहले भी उनको करना चाहिए था। अगर 10 करोड़ कर देते हैं, अगर ये फिर पावर में आती है तो अच्छी बात है, लेकिन पिछला 10 साल में भी ये करना चाहिए था। लेकिन 0.01 का रेशियो अगर आता है और उसको अगर इस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि ये बजट जो है ये पूरा का पूरा चुनावी बजट है, लोक लुभावना बजट है, जहां पे आम इंसान को किसी तरह की कोई सहूलियत यहां पे नहीं दी गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कोई टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। हम देख रहे हैं कि मोटर सेल्स और ये सब काफ़ी हाई हुए हैं लास्ट 2-3 सालों में। आई थिंक वो एक आध इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो वहाँ पर थोड़े टैक्स में कट दिए गए हैं कि गवर्नमेंट वो टैक्स नहीं लगाएंगी। पर फिर से वो सिर्फ थोड़े चंद महीनों के लिए, बिकॉज अगेन ये इंटरिम बजट है, लेकिन आम आदमी के लिए या किसी भी दूसरे इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं किया गया है, यही माइंड में रखते हुए, बिकॉज उनको यही देखना है कि इन चुनावी इलेक्शन में क्या होता है आते हुए लोकसभा इलेक्शन। जी, और खास करके तवज्जो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पिछले बजट को सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया गया, जिसमें कोई सुधारना नहीं की गई। मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल एस्टेट या कमर्शियल्स की बात की जाए तो इसमें किसी तरह की कोई ना नफा है ना नुकसान है, सिर्फ इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन किस दृष्टिकोण से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करता हूं, तो वो जो पिछला बजट था उसमें भी मुझे नहीं लगता है रियल एस्टेट में कुछ खास किया गया था। इनफैक्ट 1-2 पॉइंट काफी सरप्राइजिंग थे, जो उन्होंने कहा था कि 25 लाख के अगर घर होंगे तभी उन्हें प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी। और हमने कहा था कि अगर मेट्रो सिटीज जहां पर सारे के सारे देश के लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, जब तक ये टियर 2 टियर 3 सिटीज मेट्रोज में कन्वर्ट हों, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं और अगर 25 लाख के घर मेट्रोज में बनेंगे नहीं तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो रियल एस्टेट को कोई खास राहत नहीं, मुझे खाली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में हेल्प की गई थी, और बाकी कैपिटल गेन का जो पैसा था वो प्रॉब्ली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता था। दैट वाज खाली वही एक प्लस पॉइंट दिया गया था। तो जो कि कुछ भी चेंज ना करने से वो फिर से एक स्टैंड स्टिल पर ही आ गया है, और फिर रियल एस्टेट को और दूसरी इंडस्ट्री को 1 साल और रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि अब क्या होता है। लेकिन जहां तक अगर रियल एस्टेट की बात की जाए, मुझे आज भी याद है कि कहीं ना कहीं ये जरूर कानून था कि अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी बिल्डिंग है, अगर यदि कोई भी इंसान अगर उसको बुक करता है तो उसे टैक्स देना अनिवार्य है, यानी देना होगा। तो क्या इसमें थोड़ी सी एक राहत कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है या नहीं, या ये फिर एक्स्ट्रा बर्डन होगा जो बायर होगा उसके लिए? नहीं, कुछ उसमें कुछ हेल्प नहीं किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 साल में
वैट रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया 2006 से, सर्विस टैक्स लगा दिया जो इस इंडस्ट्री, इनफैक्ट एलबीटी भी अभी उन्होंने प्रपोज किया है, तो काफी टैक्सेस लगा दिए हैं। अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि एक आम आदमी को घर मिले और अगर 5% उसका स्टैम्प ड्यूटी जो आप चाहते हो आप 6% कर रहे हैं, आप उसके ऊपर 3% सर्विस टैक्स लगा देते हैं, 1% वैट लगा देते हैं, तो आप 10% तो सिर्फ उनसे टैक्सेस ले लेते हैं एकदम प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर वो कैपिटल गेन का पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं करते तो उसके ऊपर टैक्स लग जाते हैं, अगर उसके कुछ पैसे बच जाते हैं ऊपर तो उस पर टैक्स लग जाते हैं। तो काफी टैक्सेस अगर आप देखेंगे लगा दिए गवर्नमेंट ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो घर लेने का कोई सपना उनको पूरा करना है या वो इंटेंशन। इनफैक्ट सारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस ही नहीं दिया गया है और इस बजट में उसके बारे में इसीलिए बात नहीं की गई क्योंकि रियल एस्टेट को अभी तक इंडस्ट्री स्टेटस मिला नहीं है। हमने काफी बार रिक्वेस्ट किया कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं गया, तो इसलिए उन्होंने इनके बारे में बात की नहीं है। जी दीपेश जी, ये तो खैर आपने जो जिक्र किया था रियल एस्टेट से मुतल्लिक था, लेकिन जहां तक अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए यहाँ पर कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो वर्कआउट कर रहा है आज करंट सिचुएशन में। इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है ये सब्सिडीज की बात करती है। अगर हम एक कॉमन आम इंसान की यहाँ पे बात करें तो 3,370 करोड़ रुपयों का सब्सिडी दिया गया है एलपीजी के ऊपर। क्या यही एक राहत का पैकेज है और कोई दूसरा ऑप्शन हो भी सकता है या नहीं? काफी राहत हो सकती है। अभी आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई था, WPI इन्फ्लेशन काफी हाई था, अभी जाकर वो कम हुआ है और इसे यूपीए ने काफी अच्छी तरह कहा है कि ये इन्फ्लेशन कम हो गया है। फिस्कल डेफिसिट भी कहा है काफी कंट्रोल में रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है। अगर आप इंडिया का टोटल इकोनॉमिक्स देखिए और जिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन आप देखिए जो रूरल एरियाज में रहती है उसके लिए काफी वरी समय, क्योंकि एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर ने काफी अच्छा किया है जहां से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन फिर भी काफी हाई है। सो उसके वजह से कोई राहत नहीं है। और आप क्या पूछ रहे थे मुझे इसके जिस हिसाब से आपने जो जिक्र किया है यहाँ पर सब्सिडी की बात की जाए तो क्या सब्सिडी में जो अमाउंट इन्होंने फ्रेम किया, क्या इसे बढ़ाकर थोड़ी राहत एक आम इंसान, एक कॉमन मैन को नहीं दी जा सकती थी? नहीं जा सकती है। आप जैसे बोलते हैं एलपीजी का आपने जो पॉइंट रेस किया, तो एलपीजी भी क्योंकि अभी राहुल गांधी जी ने जस्ट कांग्रेस कमेटी में कहा था कि और भी उसके बेनिफिट आम आदमी को मिलने चाहिए, इसलिए ये सब्सिडीज बढ़ाकर दिखाया गया है जिस क्योंकि वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट से आया है। अदरवाइज कोई भी ऐसी राहत की बात मुझे लगता है काफी कुछ एक आम आदमी को दिया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फूड इन्फ्लेशन हो या दूसरे काइंड ऑफ टैक्सेस, उस पर कट डाउन होने चाहिए जैसे उसके डेली सर्वाइवल थोड़ा इजी रहे उनके लिए। यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर की भी बात छेड़ी थी जी, उसी से मुतल्लिक सवाल है दीपेश जी कि कृषि क्षेत्र में कृषि लोन के लिए 2% जो बजट रखा गया था वो लोन जो है आज भी जारी है, यानी सिर्फ 2% उनको यहाँ पे रियायत दी जाएगी जो पिछले बार जो बजट फ्रेम किया गया था। यानी कहीं ना कहीं आज हमारा देश कहने के लिए मानो जैसे कृषि प्रधान देश हो, लेकिन इसी कृषि प्रधान देश में सबसे ज्यादा मौतें किसान करता है, आत्महत्या करता है। अब तो क्या ज्यादा फोकस इनके प्रति होना चाहिए था या नहीं? क्यों ऐसा हुआ कि इन्हें इस बजट में रियायत नहीं दी गई है जो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो इनका कंसंट्रेशन हमेशा किसानों पर रहता है, लेकिन